Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all in the second video of D block element. Today we are going to discuss some properties of D block elements. So let's start with the ionization energy. So बेटा सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ionization energy होती क्या है. Ionization energy और enthalpy. देखिए ionization energy का मतलब होता है the minimum amount of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. यानी कि आपके पास अगर कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, जो कम से कम एनर्जी की जरूरत है, दैट एनर्जी इज कंसीडर्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. डेफिनेशन दे देते हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. ये कह रहा है कि हमें कम से कम कितनी एनर्जी की जरूरत पड़े ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है. अब हम जानेंगे कि जो डी ब्लॉक होता है उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है. देखिए जनरली क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द सेम सब शेल. डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं और जैसे जैसे डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा. बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, तो चार्ज बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता चला जाएगा. लेकिन आगे क्या ट्रेंड्स होते हैं, फर्स्ट के लिए क्या ट्रेंड होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. चलिए, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन सीरीज. तो पहला जो पॉइंट है दैट इज जनरली एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज, ionization energy increases. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है. उसका रीजन जान लेते हैं. रीजन क्या है, रीजन ये है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज, electron are added in the same subshell hence effective nuclear charge जिसको हम Z इफेक्ट भी बोलते हैं, increases. Hence, consequently, ionization energy increases. जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं सेम सब शेल के अंदर, जिसकी वजह से Z इफेक्ट बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. तो ये जनरल ट्रेंड की बात होगी. अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात कहते हैं, अगर हम 3D ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो देयर इज अ इरेगुलरिटी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए. इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ionization energy
the trend of ionization energy, the trend of ionization energy does not follow a regular, does not show regularity. जब फर्स्ट आयनाइजेशन सीरीज में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वो जो होगी वो रेगुलरिटी शो नहीं करेगी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके बारे में बात करेंगे. पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं. दिस इज ड्यू टू द fact that removal of an electron alters the relative energy of n-1d and ns orbitals. Thus there is reorganization energy accompanying ionization energy. This results into release of exchange energy which increases with increase in number of electron in d orbital or transfer of electron from s orbital to d orbital. देखिए क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि जैसे ही दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है जो एनर्जीज होती हैं ns ऑर्बिटल की n-d ऑर्बिटल की, उनके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं. जैसे कुछ चेंजेस आते हैं एक रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आती है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के साथ जुड़ जाती है. देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन, फिर से एक एनर्जी आती है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के साथ जुड़ जाती है. और जो एनर्जी आती है उसकी वजह से रिलीज जो एनर्जी होती है, रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, इसमें जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का जो रिलीज होता है वो इंक्रीज होता चले जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में. दिस इज द मेन रीजन कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट डज नॉट शो रेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला जो रिलेटिव एनर्जी है n और n-1d ऑर्बिटल की, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. चलिए आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी. एक नेक्स्ट पॉइंट और है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ही हम सक्सेसिव एलिमेंट्स की बात करते हैं डी ट्रांजिशन सीरीज में तो उनकी जो एनर्जी होती है उन आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, जैसा कि हम देखते हैं s ऑर्बिटल में या s ब्लॉक में और p ब्लॉक में. p ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट में जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता. चलिए इसके बारे में कुछ और. देखिए शुरू करते हैं. द डिफरेंस in the ionization energy between two successive elements of d block elements is very less than difference in ionization energy of successive elements of
p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक मैं कह रहा हूं कि अगर दो सक्सेसिव एलिमेंट है, तीन सक्सेसिव लगातार एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि लिथियम से बेरिलियम में गए, फिर बेरिलियम बोरोन से कार्बन, कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नियॉन। तो जैसे ही मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जा रहा हूं, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना आयनेशन एनर्जी का, जो डिफरेंस होगा आयनेशन एनर्जी का, आयनेशन एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर दो एलिमेंट्स के बीच के आयनेशन एनर्जी का डिफरेंस देखूं तो वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करता हूँ, जैसे कि स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, टाइटेनियम से वैनेडियम गए, वैनेडियम से क्रोमियम, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे टाइटेनियम से वैनेडियम गए, तो जो आयनेशन एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इज नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी हाई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि यहां से यहां तक जाने में इसकी आयनेशन एनर्जी 10 थी तो इसकी 20 हो गई, तो यहाँ 10 किलो जूल पर मोल आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोरोन से कार्बन में जा रहा हूँ, इसकी एनर्जी थी 20, इसकी हो गई 29, तो आयनेशन एनर्जी का डिफरेंस कितना है 9। लेकिन मैं जैसे टाइटेनियम से वैनेडियम में जा रहा हूँ, अगर इसकी एनर्जी 30 है तो इसकी 31 होगी, ओनली 1 का डिफरेंस, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू द सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट और s ब्लॉक एलिमेंट। यही वाली बात कही गई है, द डिफरेंस इन द आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी का जो डिफरेंस होगा बिटवीन टू सक्सेसिव एलिमेंट्स, जो दो सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं ऑफ d ब्लॉक इज वेरी लेस देन डिफरेंस इन द सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका रीजन जानते हैं, इसका रीजन है। इसका रीजन के लिए दो बातें आपको समझनी जरूरी है। पहला है जेड इफेक्ट, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, एंड दैट सेकंड इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। देखिए रीजन जानते हैं। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, electron added in same subshell, hence Z effect, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, Z effect increases, hence ionization energy should increase, hence ionization energy should increase, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द n-1d ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है n-d ऑर्बिटल, यानी कि सेकंड लास्ट शेल के अंदर ऐड हो रहा है, लास्ट शेल के अंदर ऐड नहीं हो रहा। हेंस a shielding effect come arise, a shielding effect come arise, शील्डिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन अमंग द न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ शेल्स हैं, शेल्स होने के बाद ये वाली जो शेल है इसको मैंने n-1d मान लिया, देन ns शेल मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्क्रीन हो जाएगी, एक शील्ड बन जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। इसके बीच में एक शील्ड बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगी, एक स्क्रीन बन जाएगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा? जो आयनेशन एनर्जी अब बढ़नी चाहिए थी वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। हम तो ये सोच रहे थे कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। मैंने यही तो बोला, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो Z इफेक्ट क्या होगा? बढ़ गया, न्यूक्लियर प्रोटॉन्स बढ़ गए तो अट्रैक्शन बढ़ गया। So Z effect increases, hence ionization should increase. Ionization energy increase होनी चाहिए। लेकिन ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से
जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ शील्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन। हेंस आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्लियर हो रही है बात? शील्डिंग इफेक्ट कम अराइज विच इज वेरी पुअर, हालांकि वो बहुत कम है, विच इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। हालांकि वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, बट इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती, और जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच का जो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। इरेगुलर कि जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, लगातार जो दो एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनके बीच में आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है। एक नेक्स्ट बात और जाननी है हमें, दैट इज zinc, cadmium, mercury have very high ionization enthalpy। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन ये है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। एज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, दे हैव स्टेबल ऑर्बिटल्स, stable configuration, hence it is very tough to remove an electron from the outermost shell, that's why they have very high ionization energy। लिख देता हूं इस बात को, as zinc, cadmium, mercury have completely filled d orbital, hence it is stable configuration, and from stable configuration removal of electron is very tough। consequently zinc, cadmium and mercury have very high ionization energy। इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में यही सारे पॉइंट्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको आयनाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है कि जब किसी मेटल को किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन होने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं इनऑर्गेनिक में बात करूं, इनऑर्गेनिक में आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू स्टेबल इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन। यानी कि ये कैपेसिटी को डिफाइन करता है कि किसी एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर कितना स्टेबल है या कितना स्टेबल नहीं है। तो दिस इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल give an idea for the stability of a compound or oxidation state of that compound
इन एक्वस और सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक आइडिया दे देगा आपको कि जो कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिव एन आइडिया फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन। कि मेरे पास जो कंपाउंड है या मेरे पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना स्टेबल रहेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और सिंपल सॉल्यूशन के अंदर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑफ ट्रांजिशन। क्लियर है यहां तक? मेरे पास एक सॉल्यूशन है या फिर मेरे पास वाटर है, वाटर के अंदर मैंने कोई एलिमेंट डाल दिया और मान लीजिए वो +2 की स्टेट में है, तो ये क्या +2 की स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां से पता लगेगी मुझे पता लगेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दूसरा होता है एंथैल्पी ऑफ आयनेशन एंड तीसरा होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। The factors on which electrode potential depends. The factors on which standard या फिर electrode potential depends. Electrode potential depends. The factor on which the electrode potential depends. तो अपने पास 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। पहला होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि अगर मैं किसी को हीट करूं तो वो कितनी देर में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम डेल सब्लिमेशन H से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है एंथैल्पी ऑफ आयनेशन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको हम डेल IEH से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इन 3 फैक्टर्स पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन 3 एनर्जीज पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन 11th क्लास के अंदर। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करेगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। जनरली जो हम बात कर रहे होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात कर रहे होते हैं। किसकी टर्म्स में? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की और जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से मुझे क्या क्या पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ 2 टाइप। एक्चुअली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मोलैरिटी 1 होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आर ऑफ 2 टाइप, आर ऑफ 2 टाइप्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, and the second one is your standard reduction potential। जनरली जो हम स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ आपको एक छोटी सी बात समझनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव आएगी उतना ही ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव आएगा उतना ही ज्यादा एलिमेंट इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा।
और कह सकते हैं कि वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, higher the stability of element in its oxidation state in aqueous solution or simple solution। दूसरा ऐसे कह सकते हैं, higher the negative value of standard reduction potential, better the reducing agents। अब reducing agent क्या होते हैं? Reducing agents are those elements which has the tendency to lose electron and become stable in its oxidation state, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाए। इसे हम बोलते हैं बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट की, ऑल आर वेरी गुड, जनरली ऑल एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली ऑल एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर को छोड़ देंगे, कॉपर की भी बात करेंगे थोड़ी देर में कैसे काम करता है। चलिए तो कुछ पॉइंट समझ लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स do not show regularity in standard reduction potential। Generally transition element do not show regularity in standard reduction potential as we move left to right, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो रेगुलर नहीं होता। जैसे हम जाएंगे, ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन do not show regular behavior, regular trend as we move left to right। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम आयनिक एनर्जी के बारे में पढ़ के आए कि आयनिक एनर्जी रेगुलर बिहेव शो नहीं करती, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? आयनिक एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। और आयनिक एनर्जी के साथ साथ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों ही रेगुलरिटी शो नहीं करती। दैट्स व्हाई जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो रेगुलरिटी शो नहीं करते। चलिए यहां तक की बात समझे। दूसरी बात, एक छोटा सा पॉइंट और समझा देता हूं मैं आपको। दूसरा पॉइंट ये है, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज all the elements show negative standard reduction potential which decreases or become less negative as we move left to right। देखिए all the elements except copper show negative standard reduction potential and their value become less negative as we move left to right।
मूव लेफ्ट टू राइट। ऐसी बात समझ लीजिए कि जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, कॉपर के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो नेगेटिव शो करते हैं। क्या शो करते हैं? नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं, एंड देयर वैल्यूज बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। जनरली ऐसा होता है, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करती, बट ऐसा मान लेते हैं कि कुछ कुछ कमियों को अगर छोड़ दें तो वो एक लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। कॉपर नेगेटिव शो क्यों नहीं करता? इसका रीजन ये है कि जो आयनेशन एंथैल्पी है एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, इट डज नॉट काउंटर बैलेंस द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो एनर्जी रिलीज हो रही है हाइड्रेशन में, वो उसको आयनेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते। इस वजह से जो कॉपर होता है, इट शो पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं। देखिए, कॉपर शो positive standard reduction potential in first transition series, in the first transition series, because in copper ionization energy and enthalpy of sublimation does not counterbalance by hydration enthalpy. तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से काउंटर बैलेंस नहीं हो पाता। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि Cu2+ है, तो Cu2+ रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो आप बता सकते हैं मुझे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसको देखें तो मुझे पता लगेगा कि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी क्रोमियम ले लेते हैं। क्रोमियम Cl2 पॉजिटिव है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे आर्गन 18 3d5 4s1। अब इस पे +2 है तो यहाँ +2 लिखा, ये हो गया 0, ये हो गया 4। चलिए, अगर ये 4 हो गया तो हमने शुरुआत में बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन। Why d block element are called the transition element? Because they have dd transition। तो according to the crystal field splitting theory, जो हमारे पास d ऑर्बिटल होता है वो डिसोशिएट होता है। ये मेरे पास d ऑर्बिटल है जो कि स्प्लिट होगा T2g और Eg में। जैसे इतना होगा तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अगर इसे बोलते हैं T2g और इसे बोलते हैं Eg। जो नीचे वाली एनर्जी से T2g, ऊपर वाली एनर्जी को Eg, ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो T2g होगा जो हाफ फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। हाफ फील्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और जिनकी टेंडेंसी होती है लूज करने की, वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सो एज इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड शो स्टेबल configuration of T2g3, hence they are good reducing agent, इसलिए कि हमें ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आती? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्या हुए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पूछा जाएगा विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लीजिए इस पे प्लस कोई एलिमेंट होता है जिस पे +3 चार्ज है, तो चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, चार्ज बहुत ज्यादा हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे कि कॉपर का मैंने बता दिया, कॉपर में D4 था। अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मैग्नीज, क्या ले लिया, मैग्नीज, मैग्नीज 25, देख लेते हैं क्वेश्चन और। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है, 25, मैग्नीज 25, आर्गन 18, 3d5, 4s2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो मेरे पास मैग्नीज मैंने +3 कर दिया, क्या किया, +3। जैसे मैंने +3 किया, आर्गन 18, 3d4, 4s0। देखिए जो मेरा पास सी क्रोमियम, क्रोमियम 2 पॉजिटिव था, उसमें भी आर्गन 18, 3d4, 4s0 था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके T2G को स्टेबल कर दिया था, वैसे ही हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे चार्ज था +2, यहाँ पे चार्ज है +3, और मैंने आपको बताया 4 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं तो गेन होते हैं, 4 में शेयरिंग होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकते ना, 3 ऑलरेडी लूज कर चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए मुश्किल होगा। तो क्या होगा, देखिए इसके लिए हम फिर से क्रिस्टल स्प्लिटिंग थ्योरी देखेंगे। ये रहा T2G, ये रहा इजी T2G। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3। एक इलेक्ट्रॉन हम ये लूज नहीं कर सकता बिकॉज इस पे +3 चार्ज है, और चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाहेगा। ये क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। अच्छा, अगर ये लूज नहीं कर सकता, अगर ये गेन कर ले तो देखो T2G भी कंप्लीट और इजी भी कंप्लीट, यानी कि ये क्या हो गया, D5 हो गया। क्या हो गया, D5। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, D5। और D5 क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। ड्यू टू हाफ फिल्ड, यहां ले देते हैं, ड्यू टू हाफ फिल्ड configuration by gaining one electron in its outermost shell, it is good oxidizing agent, it is good oxidizing agent। तो ये क्या होगा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या आपको ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। चलिए शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूं आपको, उन बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसमें n-1d 1 to 10 ns 0 to 2 and these two orbitals have approximately same energy. These two orbitals have approximately same energy, hence both orbitals can participate in bond formation, hence consequently
d block elements show large number of oxidation state, large number of oxidation state, large number of oxidation state, large number of oxidation state। तो पहली जो आपको बेसिक बात समझनी है वो ये समझनी है, these two orbitals n-1d and ns2 have approximately same energy, इनकी एनर्जी क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रॉन मैं पहले यहां से निकालूंगा फिर यहां से निकालूंगा, तो जब यहां से निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से 2 3 4 5, बिकॉज डी ऑर्बिटल के अंदर क्या है, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, पार्शियली फिल्ड है ना इसलिए। सो these two orbitals have approximately same energy and hence both orbitals can participate in bond formation. Consequently, d orbital show large number of oxidation states, except first and last elements। देखिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। उसका रीजन ये है कि जो इनिशियली जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर बहुत कम होते हैं, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो स्टेबल होता है, कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट बहुत कम लेवल पे करते हैं। चलिए यहां तक की बात समझ आ गई, तो कुछ और बातें कर लेते हैं। Some observation about the oxidation state of d block elements। आपको ये बात तो पता लगी, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। इसका रीजन यही होता है बिकॉज इनके पास जो ns और n-1 डी ऑर्बिटल होता है उनकी एनर्जी सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम ns एज वेल एज n-1 डी ऑर्बिटल। सम ऑब्जर्वेशन about oxidation state of transition elements, transition elements। कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में। पहली बात ये है, जनरली in lower oxidation state elements have +2 oxidation state in first transition series, देखिए ये क्या कह रहा है, जनरली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जनरली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है बिकॉज दिस शोज दैट d orbital are more stable than s orbitals after scandium in 3d transition series। मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर +2 शो कर रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ns ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ns ऑर्बिटल्स के। दिस शोज दैट d ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, d ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल है आफ्टर स्कैनेडियम बिकॉज देन s ऑर्बिटल, बिकॉज जो s ऑर्बिटल है उसके ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बना रहे हैं +2 के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, the most common oxidation state is +2 and +3। most common oxidation state क्या है, +2 and +3। the most common oxidation state is +2 and +3 in
transition elements and show ionic character. देखिए जो +2 और +3 होते हैं वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और वो कैसा कैरेक्टर शो करते हैं, आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। आयनिक कैरेक्टर का मतलब है +2 और +3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं अपने और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो 2-3 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो बनाते हैं कंपाउंड वो कैसे बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं बिकॉज़ आयनिक कैरेक्टर होता है। और जनरली +2 और +3 ही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे की बात करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट also there in transition elements by using n-1 d orbital, n-1 d orbitals and compounds are generally in nature, covalent in nature. नेक्स्ट बात ये है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 +5 +6 +7 +8। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो किसकी वजह से शो होता है, बाय यूजिंग n-d ऑर्बिटल। जब तक हम n-1 d ऑर्बिटल का यूज नहीं करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 +7 नहीं शो कर सकते। सो ऑर्बिटल्स एंड कंपाउंड्स आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर करते हैं। चलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड और बातें करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जनरली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन by elements generally occurred near the mid or in the mid of transition series। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ट्रांजिशन सीरीज है तो जो मिड वाला एलिमेंट होगा उसका जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज इन बिटवीन द मिड और नियर द मिड। यानी कि अगर मेरे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, अगर मैं देखूं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसने शो किया, दैट इज मैग्नीज +7, जो कि अप्रोक्सीमेटली मिड में आ रहा है या नियर द मिड में आ रहा है। तो जो जनरली हाईएस्ट और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज शोन बाय द एलिमेंट्स व्हिच अकर नियर द मिड और इन द मिड ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। चलिए इसका रीजन जान लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है, देखिए इसका रीजन ये होता है बिकॉज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट electrons are added in the n-1 d orbitals which is responsible for oxidation state, as number of unpaired electron increases till the mid
or the element present in the mid or near the mid have highest number of unpaired electrons highest number of unpaired electrons show largest number of ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो एलिमेंट होगा वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे कि मैं स्कैनिंग यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेरे पास d ऑर्बिटल है और ये मेरा s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में तो जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं स्कैनिंग की बात करूं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7। तो मिड तक जाते जाते मैग्नीज तक जब जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके और d ऑर्बिटल से 5 इलेक्ट्रॉन्स get participate in the bond formation and show highest number of oxidation state, largest number of oxidation state. After manganese electrons get paired, electrons paired होने शुरू हो जाएंगे और unpaired electrons जो होंगे वो bond formation में participate करेंगे and their oxidation state decreases. Hence in the mid or near the mid elements have largest number of unpaired electrons which take participate in the bond formation and show largest number or highest number of oxidation state. I hope आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब एक और बात कर लेते हैं। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं, अभी मैंने सीरीज की बात करी है, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो जो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दैट इज शोन बाय द हेवियर एलिमेंट इज मोर स्टेबल। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझते हैं। As we move down the group in transition elements, heavier elements show oxidation state is much more stable than lighter elements. For example, अगर मैं बात करूं क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, अगर इसका क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोलिब्डेनम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टंगस्टन की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड tungsten is heaviest element in the series. If it is heaviest element in the series, that means the tungsten showing +6 oxidation state is the most stable in the group. Tungsten show +6 oxidation state is most stable in the group because it is heavier, because this is heavier. तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे एलिमेंट हैवी होते चले जाएंगे और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते चला जाएगा। चलिए कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जो कुछ और बातें हैं उसमें नेक्स्ट बात है, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, +3 +4 +5। ये जब कॉम्प्लेक्स के साथ आते हैं तो ये +1 इवन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं विद द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मैं बात लिख रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो शो +1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट with some compounds or in complex compound. For example,
transition elements show zero oxidation state with carbonyl carbonyl because it does not only form sigma bond but also a pi acceptor ligand. ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाने के साथ साथ क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड को भी एक्सेप्ट करता है. ये पाई बॉन्ड एक्सेप्टर होता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और कई बार जीरो शो करते हैं. क्या शो करते हैं? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अच्छा, अब मैंने आपको ये तो बता दिया जीरो किसके साथ शो करते हैं. अब अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो एलिमेंट शो करेंगे जो कि बहुत ज्यादा छोटे होंगे एंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. तो जनरली +7 +8 +6 फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं. जनरली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 और +8 shown by the transition elements with fluorine and oxygen, because fluorine and oxygen have very small size and very high electronegativity, hence show largest oxidation state. आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज. कैटलिस्ट का मतलब समझिए. सबसे पहले कैटलिस्ट का मतलब होता है दो सब्सटेंस which can influence the rate of chemical reaction, either increase or decrease. Generally increases the rate of chemical reaction. जब कोई रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं कैटलिस्ट होते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. जनरली all the elements of transition series show catalytic properties because, देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होने के तीन रीजन है. पहला है लार्ज सरफेस एरिया. लार्ज सरफेस एरिया होने से क्या होगा? लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से उनको एक पाथ मिलेगा, जिस पाथ पे एलिमेंट डिपॉजिट होंगे. डिपॉजिट होने के बाद में रिएक्शन होगी और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी. अदरवाइज जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहेंगे कंटिन्यूअसली और उनकी कोलिजन स्पीड जो होगी, उनका कोलिजन रेट जो होगा कम होगा. जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, उन पे दूसरे रिएजेंट आके सबस्ट्रेट आके अटैक करते हैं और रिएक्शन का फॉर्मेशन कर लेते हैं. सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ड्यू टू large surface area due to large surface area, transition elements
elements provide a space where the reaction can takes place with higher speed, जहां पे रिएक्शन हो सकती है बहुत तेजी से। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो स्पेस ज्यादा होगा तो वहां पे रिएक्शन भी ज्यादा हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज जो होती है, उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। सेकंड पॉइंट है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का होना। डी ऑर्बिटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। सेकंड पॉइंट आएगा बिकॉज, नहीं ऐसे लिख दो, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, partially filled d orbitals as transition elements have partially filled d orbital as transition elements have partially filled d orbital, they can show dd transition in which they have the capacity, or they मतलब transition elements, they have the capacity to absorb the energy from visible range and use this energy for the reaction. अब ये क्या करते हैं, डीडी ट्रांजिशन में जब होते हैं, डीडी ट्रांजिशन होता है तो ये विजिबल रेंज से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो होगा ये एनर्जी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, ये एनर्जी काम आएगी रिएक्शन को आगे बढ़ाने में, तेजी से आगे बढ़ाने में, एक्टिवेशन एनर्जी में। सो फ्रॉम विजिबल रेंज एंड यूज दिस एनर्जी फॉर द रिएक्शन which is considered as एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो मेरे पास रिएक्शन उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से होने लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सो दिस इज द मेन रीजन डीडी यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से डीडी ट्रांजिशन शो होता है, और डीडी ट्रांजिशन की वजह से they absorb energy from the visible range and this energy used for the reaction as the activation energy। अब डीडी ट्रांजिशन के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं आपको, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देख एक एग्जांपल ले लेता हूं, Cu2+ है, यहां से मेरे पास ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल, क्रोमियम ले लेते हैं, कॉपर Cu2+ ले लेते हैं, मेरे पास इस तरह से एलिमेंट्स हैं। कॉपर 29 होता है, कॉपर 29, आर्गन 18, 3d10, 4s2 ऐसे था। अगर मैं 4s1 सॉरी, अगर मैंने Cu2+ किया देन मेरे पास आएगा आर्गन 18, 3d9, 4s1। ऐसा होने के बाद, इतना होने के बाद में dd ट्रांजिशन हो सकता है। ये T2g है, ये Eg है, ये रहा T2g और ये रहा Eg, इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। अब यहाँ पे एक स्पेस है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे यहां जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे यहां जंप करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम विजिबल रेंज, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम विजिबल रेंज, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, दैट एनर्जी इज यूज्ड
फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी। किसमें काम आएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही इसकी एनर्जी कम हो जाएगी फिर से, क्योंकि जो एनर्जी इसने ली है वो किसके को दे दी? एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे एक्टिवेशन के लिए दे दी, इसके पास एनर्जी कम हो जाएगी, फिर से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, जिसे बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन, T2G से EG में गया। तो जो वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करी, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पर जो अपनी एनर्जी रिलीज करी फॉर द एक्टिवेशन, विच एक्टिवेशन की वजह से ही जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी की वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, कंपाउंड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। नेक्स्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। थर्ड पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स as transition elements generally have unpaired electrons, hence show variable oxidation state and form an intermediate for a reaction to takes place with higher speed। देखिए अब मेरे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं ना ये इंटरमीडिएट का काम करेंगे, किसी रिएक्शन को करनाने के लिए बीच का रास्ता तय करेंगे, इंटरमीडिएट का काम करेंगे। तो जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, हेंस टेक्स प्लेस विद हायर स्पीड। दिस इज ऑल अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी बात थी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं जो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दे आल्सो शो कलर। तो कलर शो क्यों करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांजिशन elements form color compounds। देखिए इसके लिए अगर सीधी सीधी बात की जाए तो इसके दो रीजन हैं। पहला है, पहले एक लाइन लिख देता हूं, जनरली ऑल द एलिमेंट्स of transition series form compound which show color। इसके दो रीजन हैं। पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहला रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। as in transition series there are large number of unpaired electron which show color। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जनरली वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर शो करते हैं। दूसरी बात, ड्यू टू डी ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स absorb energy due to DD transition element absorb energy from visible range to form compound
to form compound. Remaining energy released in the form of photons and show color. देखिए होगा क्या, डी ट्रांजिशन के बारे में अभी बताया मैंने। डी ट्रांजिशन के T2 से इजी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो विजिबल रेंज से उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी ऑब्जर्व कर ली, रिमेनिंग एनर्जी छोड़ दी। रिमेनिंग एनर्जी जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कलर। जैसे कि जो विजिबल रेंज होती है उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, 400 से लेके 800 के करीब में जाएगा। तो इसमें एलिमेंट जो होंगे 400 से 450 तक एब्जॉर्ब किया, 400 से 450 की जगह पे 500 तक एब्जॉर्ब किया, रिमेनिंग एनर्जी को रिलीज कर दिया। एंड जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कलर, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इसलिए दे शो कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। चलिए अब मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Magnetic behavior of transition elements. देखिए या तो जनरल एलिमेंट्स मैग्नेटिक होते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं तो एलिमेंट्स जनरली पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। हम सिर्फ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात करेंगे। पैरामैग्नेटिक मींस those elements which show attraction towards magnetic field। जो एलिमेंट्स अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और उन्हें क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। दिस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर is due to unpaired electrons। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसकी वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स generally have unpaired electrons, hence show paramagnetic behavior। देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए एक फॉर्मूला भी होता है मैग्नेटिक मोमेंट की, जिसकी बात करते हैं n+2। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज उनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए एक पैरामैग्नेटिक के साथ डायमैग्नेटिक भी होता है। डायमैग्नेटिक में सिर्फ इतना समझ लीजिए, which repel by the magnetic field। मैं बता देता हूं, डायमैग्नेटिक those elements which show repel behavior with magnetic field called diamagnetic।
those elements which repel behavior with the magnetic field is called diamagnetic. Diamagnetic behavior is due to presence of paired electron. Presence of paired electrons. Paired electrons. Generally, transition elements do not have paired electrons, hence do not show diamagnetic behavior. Diamagnetic behavior, इसलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। चलिए, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट जो जनरली होते हैं वो अलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। अलॉयज टू टाइप के होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन में आप बात समझेंगे। अलॉय फॉर्मेशन से पहले अलॉय समझते हैं। अलॉय क्या होता है? अलॉय का मतलब है सॉलिड सॉल्यूशन। जो दो डिफरेंट सॉलिड, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सॉलिड्स को मिला दिया जाए और उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बने, उसे बोलते हैं अलॉय। क्या बोलते हैं? अलॉय। When two or more than two type of solids are mixed together in a homogeneous form, it is considered as alloy. क्या बोला जाता है? अलॉय। तो अलॉयज में जो मेरे पास होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड होता है, दैट इज ऑफ टू टाइप। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड इज ऑफ टू टाइप, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ अलॉयज। पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल solid solution, and the next one is interstitial solid solution. Interstitial solid solution. ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं जनरल। देखिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, आपके पास एक सॉलिड रखा हुआ है, सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं कुछ, मान लेते हैं ये ए टाइप के एटम्स हैं, ए टाइप के एटम्स हैं। जब ए टाइप के एटम्स के बीच में जो वैकेंट वॉइड है, ए टाइप के एटम्स है मेरे पास, अब ए एटम्स के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वैकेंट वॉइड बच रहा है, इसे वॉइड बोलते हैं, खाली जगह को। जो वैकेंट वॉइड बच रहा है, इस वैकेंट वॉइड में कोई एलिमेंट, कोई दूसरा एटम, सॉलिड एटम आ जाए, कोई दूसरा सॉलिड एटम आ जाए, कोई दूसरा सॉलिड एटम आ जाए, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, etc, then it is considered as substitutional solid solution. मैं बोल रहा हूं when there is a different type of solid atoms are present in the void of crystalline solid solution, crystalline solid, अगर मेरे पास एक crystalline solid है और उसके अंदर जो void present है उसके अंदर कोई different elements आ जाए like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, then a solution is formed, it is called substitutional solid solution। तो उसे क्या बोला जाएगा? substitutional solid solution। एटम्स हैं, स्फेरिकल है, उनके बीच में कुछ गैप है, उस गैप में कोई और एलिमेंट आ गए लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, etc, तो इसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशनल इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, सॉरी इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, आई एम सो सॉरी, इन्हें बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इन्हें क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बता दिया।
सो जब इंटरस्टिशियल साइट्स पे वॉइड्स पे कोई और एटम आके आ जाता है, कोई छोटा सा एटम आ जाता है और स्पेस को कवर कर लेता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन की। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है? एटम्स के बीच में जो वॉइड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी छोटे एटम्स के छोटे जो एटम्स हैं वो फिट हो जाए और एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाए, उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल, अंदर आ जाना, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि मेरे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जी, मान लीजिए मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स कॉपर है सारे के सारे, और मैंने यहां स्टेनस रख दिया। दूसरा जो मेरे पास एलिमेंट है दैट इज स्टेनस। अब मैंने देखा जो साइज ऑफ एटम ऑफ स्टेनस एंड साइज ऑफ एटम ऑफ कॉपर दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। साइज ऑफ एटम ऑफ कॉपर एंड साइज ऑफ एटम ऑफ स्टेनस सेम है। देन क्या हुआ, कुछ एटम्स यहां और लग रहा, इन दोनों को मिक्स किया, देन मैंने देखा कि कॉपर के प्लेस पे कुछ स्टेनस के एटम्स आ गए, कॉपर के प्लेस पे कुछ स्टेनस के एटम्स प्रेजेंट हो गए। स्टेनस को कॉपर को सब्स्टिट्यूट किसने किया? स्टेनस ने किया। किसने किया? स्टेनस ने। तो कुछ कॉपर के एटम्स के प्लेस को किसने रिप्लेस किया? स्टेनस ने किया। तो इस तरह से जब एक की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाता है, एक एटम की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाता है, which have approximately same atomic size, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस बनाते हैं, यानी कि अलॉयज जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन टाइप के होते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जब कॉपर के अंदर स्टेनस आया है तो इसे ब्रोंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रोंज। अगर कॉपर के अंदर जिंक आ जाता है, क्या आ जाता? जिंक। कॉपर के अंदर अगर मेरे पास जिंक आ जाता तो उसे बोलते ब्रास। क्या बोलते? ब्रास। कॉपर प्लस स्टेनस, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक आ जाता तो ब्रास बोलते। कॉपर है उसके अंदर मैं जिंक डाल देता, बिकॉज कॉपर और जिंक के एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है तो वो ब्रास बना। अगर मैं कॉपर के साथ स्टेनस डाल देता हूं तो उन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेट, एटम्स का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है तो वो ब्रॉन्ज बनाते हैं। सो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं उन्हें अलॉयज बोला जाता है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये आज मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, किस तरह से उनकी ट्रेंड होता है, सारी की सारी बातें आज आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आप अच्छे से मेहनत करेंगे, इसे पढ़ेंगे। Catch you soon in the next video in which we are going to discuss about some important compound of D block elements like the potassium dichromate and potassium permanganate. Thank you. Have a nice day. Thank you.